खड़ूस सास की प्रेग्नेंट बहू के लंबे बाल। संतोष ने अपने बेटे माहिर की शादी गरीब घर की एकता नाम की लड़की से की थी ताकि वो अपना बस अपनी बहू पर चला सके। एकता बहुत ही कामकाजी लड़की थी जिसे घर के सारे काम करने आते थे, यहाँ तक कि सिलाई कढ़ाई बुनाई भी, और बाल भी इतने बड़े थे कि जमीन तक आते थे। वहीं संतोष थोड़ी खड़ूस किस्म की थी और बेटी डॉली भी नचड़ी से कम नहीं थी। कुछ ही समय में एकता घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन जब वो नहाकर अपने बालों में तेल डालती है तो डॉली कहती है, अरे भाभी, अपने बालों के साथ ही खेलती रहोगी या खाना भी बना कर लाओगी? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाल लंबे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है। समय भी लगता है। मैं 10 मिनट में चाय नाश्ता लेकर आती हूँ बस। ठीक है, जल्दी कीजिए, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर अपने बालों की चोटी बनाने के बाद वो सबके लिए चाय नाश्ता बना लाती है तो सास संतोष कहती है, लो आ गई ठुमक ठुमक कर हमें चाय नाश्ता देने, अपने बालों को बल खाते हुए। ए टुया, ई मत सोचना कि हमारी नजर तुम पर ना ही है, और ई का है चुड़ैल के भांति तुमरे इतने चुड़ैल जैसे बाल काहे है? माँ जी, हमरे बाल, मेरा मतलब मेरे बाल बचपन से ही ऐसे हैं। वक्त के साथ अपने आप ही इतने बड़े हो गए और हमें पसंद है। भाभी के बड़े बालों से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है रात को चुड़ैल बनकर मुझे डराने आएंगी। भाभी, आपको अपने लंबे बाल कटवा लेना चाहिए, धरती तक झूलते हैं। वो तो डॉली ठीक बोलत है। ए टुया, अपने बाल कटवा ले। अगर तेरे लंबे लंबे बाल हमारे खाने में आए तो हम तो का गंजी कर देबे। नहीं नहीं माँ जी, इसकी नौबत नहीं आएगी। हमरे बाल बहुत मजबूत है, हमरे बाल झड़ते नहीं है। अरे माँ, इतने अच्छे बाल तो हैं एकता के, जाने भी दीजिए अब। आया बड़ा टुया के बाल पसंद करने वाला। फिर सब खाना खाते हैं। ऑफिस से आकर शाम को माहिर एकता के लिए गजरा लेकर आता है और उसके बालों में लगा देता है। अब तुम्हारे पास से इतनी खुशबू आ रही है कि तुमसे दूर भी नहीं रहा जा सकता है। क्या बात है, आज तो आप गजरा लेकर आए हैं। अब तुम्हारे लंबे सुंदर बालों के लिए गजरा भी नहीं ला सकता क्या? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। वक्त बीतता है। फिर एक दिन एकता सबको खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात से खड़ूस सास भी खुश हो जाती है, लेकिन जब जब वो और डॉली उसे अपने लंबे बालों के साथ देखते थे तो ना खुश हो जाया करते थे। वहीं गली की औरतें भी एकता के लंबे बालों के बारे में उनसे चर्चा किया करती थी। एरी मोरी मैया, संतोष, तेरी बहू कोई चुड़ैल डायन है क्या, जो इतने लंबे लंबे बाल लेकर घूमती है? मैं तो उसे रोज बालकनी पर देखती हूँ, अपने बालों को बड़े ध्यान से सुखाती है, और अब तो गर्भवती भी है। वही तो, और घर के काम भी फटाफट कर लेती है। देखा है मैंने, बाजार जाती है तो इतनी जल्दी वापस आती है कि पूछो मत, पलक झपकते ही। मुझे तो लगता है कोई जादू टोटका करने वाली है, जो तेरा बेटा माहिर इसके इशारों पर नाचता है। हाँ, मैंने एक दिन देखा था, गजरा खरीद रहा था। मैंने पूछा तो बोला अपनी एकता के लिए ले रहा हूँ। तुम दोनों जो बोल रही हो ना, वो तो मुझे भी लग रहा है। इस लंबे बाल वाली बहू के राज का मुझे पता करना पड़ेगा। कहीं सच में कोई जादू टोने वाली निकली तो मुझे अपने छोरे को उससे बचाना ही होगा। हाँ संतोषी, अगर तुझे ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो अपने मोहल्ले के बाहर एक पहाड़ी बाबा हैं, उनके पास जा, वो जरूर तेरी परेशानी का उपाय बताएंगे। सही बोली तू। ये कहकर वो अपने घर में चली जाती है और देखती है उसकी बहू गुनगुनाते हुए बाल संवार रही होती है। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके रूठ गए। सवार लूं मैं सवार लूं। एरियो सवार लूं की टुइया, अपने बालों से तुझे फुर्सत नहीं है ना? घर के काम कौन करेगा? बर्तन गंदे पड़े हैं, कपड़े भी गंदे हैं। शाम की सब्जियां भी काट के रख ले। बालों को संवारने में इतना वक्त लगाती है, इससे बढ़िया तो अपने बाल कटवा ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं बस जा ही रही थी। पता नहीं आप मेरे बालों से इतना चिढ़ती क्यों है, हर बात में काटने को कहती हैं। ज्यादा बोल मत, समझी? इसके साथ संतोष अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ एकता सर पर पल्लू डालकर हाथ में गिलास लिए आती है। माँ जी, ये लीजिए, आपको प्यास लगी होगी, मेरा खून पी लीजिए।
आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, पैर दबा दूं या अपने बालों को काट दूं? आपको बेहतर महसूस होगा। अचानक से तू मेरे मन का कैसे करने लगे टुईया बहू। हाँ वैसे तू अपने बाल काट देगी तो अच्छा लगेगा। लीजिए माँ जी, अभी करती हूँ। ऐसा कहकर एकता अपनी सास के सामने अपने बाल को खुद काट कर टकली हो जाती है। ये देखकर संतोष खुश हो जाती है। अच्छी बात है, मेरे घर से बला टली। तू चुड़ैल थी ना, तेरे बालों के कटने के बाद अब तो इंसान बन जाएगी। तभी कमरे की लाइट अचानक से बंद होकर जलती है और संतोष अपनी बहू के फिर से लंबे बालों को देखकर डर जाती है। आहा भूतनी, भूतनी, तूने तो अभी बाल काट दिए थे ना। माँ जी, आपका शक सही था। मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, मेरे बाल कभी छोटे नहीं हो सकते। मार डालूंगी अब मैं आपको। इतना कहकर एकता अपनी सास का गला दबाती है कि तभी संतोष की आंखें खुल जाती है। लगता है वो सब सपना देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मुझे अपनी बहू से बहुत डर लग रहा है। आज उन बाबा के पास जाना ही होगा। क्या हुआ माँ जी, आप चिल्लाई क्यों? तू मुझसे दूर हट चुड़ैल, लंबे बालों वाली बहुरिया। शू। ऐसा कहकर डरते हुए संतोष उसी पहाड़ी बाबा के पास पहुंच जाती है और उन्हें अपनी बहू के बारे में बताती है। डरने की कोई बात नहीं है। रात को तुम अपनी बहू के बालों को मौका मिलते ही काट देना, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया बाबा। रात को माहिर एकता को अपने हाथ से फ्रूट खिलाता है। अरे अरे, मैंने खाना खा लिया, अब तो मैं आपको खाना परोस दूं ना। ध्यान से जाना, कहीं मेरी बेबी को परेशानी न हो जाए। अभी लाती हूँ, गरम गरम आलू के पराठे बना के। ये बोलकर एकता खाना बनाने जाती है तो ननद और सास दोनों एकता पर नजर रखते हैं। फिर संतोष अपनी बहू के आधे बालों को काट देती है। एकता को जैसे ही ये महसूस होता है वो मुड़कर अपने कटे हुए बालों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे लंबे बाल को क्यों काट दिया माँ जी आपने? मुझे अपने बाल इतने पसंद थे। और दीदी आप भी, पता नहीं आप लोग मुझसे इतना क्यों खड़ूस तरीके से रहते हैं। मैं तो सारा काम अच्छे से करती हूँ। तू चुड़ैल है, अब इस घर की बला टली। हाँ मम्मी, सही बोला आपने। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे बाल कैसे कट गए? क्या बताऊँ आपको, माँ जी और दीदी ने मिलकर मेरे बाल काट दिए। मुझे ये चुड़ैल कह रही है। लंबे बालों का मतलब चुड़ैल थोड़ी होता है। माँ पागल हो गई हो क्या? हाँ, ऐसे कौन करता है? अरे बेटा, वो पड़ोसन भी बोल रही थी कि जिसके ज्यादा लंबे बाल होते हैं चुड़ैल वहीं पर ही होती है। और एकता बहू इतना फटाफट काम करती है जैसे कि कोई चुड़ैल इधर उधर उड़कर जल्दी कर देती हो। और फिर गर्भवती भी तो है, होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो इसलिए मैंने बाल काट दिए। ओफो माँ, ये सब जलते हैं आपकी बहू के लंबे बालों से। आपने उनकी बात सुनकर काट दिया ना उसकी बाल। हाँ, आपके साथ कभी एकता ने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको लगे कि ऐसा कुछ है? बेचारी के बाल काट दिए, ऊपर से प्रेगनेंसी के समय में आप स्ट्रेस दे रही हो उसे। और डॉली, तुम भी माँ के साथ हो? भैया भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो समझे नहीं। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे। सच में मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं तेरे बालों की बहुत केयर करूंगी। तेरे बाल फिर से बड़े हो जाएंगे। कोई नहीं, अब देख लिया आपने नतीजा बाहर वालों की बात सुनने का। इस तरह सास और ननद को एकता से माफी मिल जाती है और फिर वो दोनों एकता के बचे हुए प्रेगनेंसी समय में खूब ख्याल रखती हैं। उसके हाथ पैरों और बालों की मालिश करती हैं, अच्छा खाना खिलाती हैं और फिर एकता के बाल पहले की तरह बड़े हो जाते हैं और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। और इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। विवेक एक गरीब किसान था। उसके पास उसके बाप दादाओं की जो थोड़ी सी जमीन थी उसी पर खेती बाड़ी का काम करके दोनों बाप बेटे अपने परिवार का पेट पालते थे। ये लीजिए विवेक जी, आपका खाना। अरे ज्योति, तुम्हें यहाँ पर खेत में आने की क्या जरूरत थी? मैं घर आ जाता ना। कब आते? बाबा को घर पहुँचे 1 घंटा हो चुका है। आपने बाबा को भी यही बोलकर घर भेजा था ना कि कुछ देर बाद आप भी आ जाओगे, लेकिन आप नहीं आए। हाँ बस वो। अब ज्यादा बातें मत बनाइए। मैं समझती हूँ आपको परिवार की जिम्मेदारियां निकलने नहीं देती है। चलिए अब ये सब बातें छोड़िए और खाना खा लीजिए। ज्योति इसी तरह से अपने पति की सेवा करती थी।
जब कभी विवेक को खेत पर ज्यादा काम होता था तो वो खुद उसके लिए खाना लेकर आ जाती थी। अच्छा ज्योति, वैसे आज खाने में क्या बना है? विवेक जी, वो आज ना घर में प्याज के सिवा कोई और सब्जी नहीं थी, तो हम सभी ने उसी से खाना खा लिया। कौन सा ऐसा दिन होगा जब मैं अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाऊंगा? बहुत जल्द। ज्योति विवेक की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर वो वापस अपने घर आ गई। विवेक रोज बड़ी ही मेहनत से खेतों में काम कर रहा था। ऐसे ही देखते समय बीत गया और विवेक के खेत में बहुत सारी दाल उगाई। बाबा देखिए, हमारी मेहनत रंग लाई है। हमारे खेत की दाल किस तरह लहरा रही है। सही कहा। अब इससे पहले कि किसी की बुरी नजर लग जाए, तू इसे तोड़कर बाजार में बेचा। नहीं बाबा, बाजार में तो दाल चावल का भाव बहुत गिरा हुआ है। इसे बाजार में ऐसे बेच देने से तो हमें आधे का मुनाफा भी नहीं होगा। अरे बेटा, तो इतनी दाल का हम क्या करेंगे? इतनी दाल को तो घर में भी नहीं रख सकते हैं। अगर खराब हो गई तो हम कहां से इसकी भरपाई करेंगे? लेकिन बाबा अभी इसे घर ले जाना ही सही रहेगा। हम सोच समझकर कोई कदम उठाएंगे। अभी जल्दी से कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं होगा। तेरी मर्जी। विवेक और मनोज दोनों ही अपनी दाल को उठाकर घर ले आए। विवेक परेशान था क्योंकि उसकी इतनी मेहनत से उगाई हुई दाल बस ऐसे ही घर में पड़ी हुई थी। माँ, आज तो थोड़ी सी दाल ही बना लेते हैं। ठीक है बहू, मेरी टोकरी में थोड़े से चावल भी पड़े हुए हैं, तो तू आज दाल चावल बना ले। ठीक है। बहुत दिनों के बाद विवेक के घर में कोई अच्छी चीज बन रही थी। आज तो मैं दाल चावल अपनी माँ के बताए हुए तरीके से मिर्ची और जीरे का तड़का लगाकर बनाऊंगी। आज सभी ने खाना खाते हुए अपनी उंगलियां ना चाटी तो मेरा नाम ज्योति नहीं। ज्योति ने बहुत खुशी से अपने ससुराल वालों के लिए दाल चावल बनाए और सभी को खाना दे दिया। चावलों को चख कर सुमन बोली, बहू, कौन सा जादू चलाया है तूने? क्या हुआ माँ? ये दाल चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मजा आ गया। सच में बहू, तेरी सास तो सारी जिंदगी प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसे दाल चावल नहीं बना पाती है। सच कह रहा हूँ, मजा ही आ गया। आपको तो बस मेरी बेइज्जती करने की ही पड़ी रहती है। सभी मजाक कर रहे थे लेकिन विवेक शांत था। क्या हुआ विवेक जी, आप इतने शांत क्यों हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कैसा रहेगा अगर हम लोग यही दाल चावल बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने लगे तो? इससे हमारी उगाई हुई दाल भी काम आ जाएगी और हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा विचार है, मैं इसमें आपका साथ दूंगी। फिर क्या था, सुमन और मनोज ने भी उन्हें ये काम करने की इजाजत दे दी और ज्योति ने सुबह ही विवेक की उगाई दाल और थोड़े चावल से दाल चावल बनाकर तैयार कर दिए और वो उन्हें बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर निकल गए। विवेक जी, कोई भी हमारे दाल चावल खाने नहीं आ रहा है। सभी उस बड़े रेस्टोरेंट में ही जा रहे हैं। वहीं स्टेशन पर एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। वो वहाँ पहले से था, इसलिए उसके ग्राहक ज्यादा थे। कोई भी उनके छोटे से दाल चावल के स्टॉल को देख ही नहीं रहा था। अगर हमारे दाल चावल नहीं बिके तो इनका क्या होगा? चिंता मत करो, ये बिक जाएंगे। बेचारे विवेक और ज्योति को ग्राहकों के आने की आस लगाए हुए सुबह से शाम हो गई, लेकिन सिर्फ 3 से 4 ग्राहक ही उनकी दुकान पर आए थे। विवेक जी, अब इन दाल चावलों का हम लोग क्या करेंगे? ये तो बहुत ज्यादा बच गए हैं। करना क्या है, इन्हें हमें खत्म करना होगा, वरना कल तक तो ये खराब हो जाएंगे। विवेक ने उन दाल चावल को वहीं स्टेशन पर रहने वाले गरीब लोगों और भिखारियों में बांट दी और दोनों पति पत्नी निराश होकर वापस घर आ गए। बेटा, कुछ दुकानदारी हुई? नहीं माँ। माँ, अभी हमें वहाँ पर काम जमाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। देखिए जी, मैं कल वहाँ पर कुछ भी बेचने नहीं जाऊंगी। वहाँ पहले ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उसके आगे हमारे दाल चावल कुछ नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है? बस हमें वहाँ अपनी जगह बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इतनी जल्दी हार मानना भी तो सही नहीं है ना। विवेक की बात सुनकर ज्योति चुप हो जाती है और अगली सुबह फिर वो दोनों दाल चावल बेचने के लिए निकल जाते हैं। ज्योति बस अपने पति की वजह से ही काम कर रही थी और आज की सुबह उनकी थोड़ी ज्यादा दुकानदारी हुई थी। देखा ज्योति, कल के मुकाबले हमारी थोड़ी सी ज्यादा बिक्री हुई है ना। बस तुम थोड़ा सा सब्र रखो, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। ज्योति और विवेक अपनी पूरी मेहनत से दाल चावल बनाकर बेच रहे थे, लेकिन उनकी कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी और ऐसे ही चलते चलते लगभग 1 महीना बीत चुका था। आज की सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही था। सुबह से बस इक्का दुक्का ही ग्राहक उनके स्टॉल पर आए थे। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? ज्योति ऐसा बोल ही रही थी कि तभी स्टेशन पर बने उस बड़े रेस्टोरेंट के मालिक उनके छोटे से दाल चावल के स्टॉल पर आया। अरे आप, आइए आइए, स्वागत है।
अरे हाँ हाँ विवेक भाई, आज तो हम तुम्हारे यहाँ के दाल चावल खाने आए हैं। जी जी जरूर, आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। अरे ज्योति साहब के लिए दाल चावल लाओ। ज्योति प्लेट में भरकर दाल चावल लेकर आ गई। जैसे ही उस आदमी ने उन्हें चखा तो वो उनके स्वाद में ही कहीं गुम गया। कैसे लगे साहब, बोलिए। खाते ही माँ के खाने की याद आ गई। विवेक, इन दाल चावल के आगे तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल का खाना भी फेल है। मजा आ गया सच में। चलिए, सुनकर अच्छा लगा कि आपको पसंद आए। और कुछ सर? नहीं नहीं, बस कुछ नहीं। कितना हुआ? वो आदमी खुशी खुशी वहां से दाल चावल खाकर जा ही रहा था कि तभी वो रुक गया और थोड़ा सा सोच कर बोला, विवेक अभी तुम्हारे ग्राहक बहुत कम है ना? हाँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम मेरे लिए काम करने लगो। मेरा मतलब है कि तुम इन दाल चावल को बनाकर मुझे दे दिया करो और मैं इन्हें अपने रेस्टोरेंट में बेच दिया करूंगा। ज्योति और विवेक को उस आदमी की बात समझ आ गई और उन्होंने उसकी बात मान ली। फिर क्या था, अब ज्योति और उसका पति विवेक रोज दाल चावल बनाकर उस रेस्टोरेंट के मालिक को बेच देते थे और कुछ दाल चावल वो अपने स्टॉल में भी बेचते थे। ऐसे करने से उन्हें काफी सही मुनाफा हो जाता था और अब देखते ही देखते उनके ग्राहक भी बढ़ने लगे थे। जरा एक फुल प्लेट दाल चावल देना। लाती हूँ। अब उनका स्टॉल भी चल निकला था और देखते ही देखते उनके दिन बदल चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।